अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। हमने 2 लेक्चर डिलीवर किए थे मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम तीसरे लेक्चर पे बात करेंगे जो मैनेजमेंट का कुछ पार्ट रह गया था, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स रह गए थे, बाकी टॉपिक हमने मेनली कवर कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक्स रह गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स, डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैनेजमेंट के 4 हमने मेन फंक्शन देखे हैं जी। सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर लीडिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। जब भी हम कोई प्लान करते हैं, प्लान को कि हमने कुछ टास्क, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने प्लान्स किया होता है कि हमने कैसे कैसे गोल्स अचीव करने हैं। तो प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मैनेजमेंट का, उसमें ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है कि हम प्रॉपर टास्क को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होना है, उसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होना है, तीसरे नंबर पर कौन सा टास्क होगा। हम इस तरह ड्यूटीज असाइन कर देते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ ने कौन सा टास्क करना है। ठीक है, हर एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी असाइन की जाती है कि आपने ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, ये वाली टाइम ड्यूरेशन होगी। कि डिपार्टमेंट्स में एक काम को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, किसी एक डेलीगेट को अथॉरिटी देते हैं, मतलब किसी एक को मैनेजर बना देते हैं कि आपने ये वाला काम इन एम्प्लॉय से मैनेज करना है। फिर उनको प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट की जाती हैं कि ये रिसोर्सेज यूटिलाइज करनी है और आपने मेन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करना है। During the organizing process, managers coordinate employees, source, policies, and procedure to facilitate the goals identified in the plan. और जैसा कि अब ऊपर बात की है कि जो भी हमने प्लान्स बनाए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको प्रॉपर प्रॉपर वे में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मतलब जिसको हर एम्प्लॉयज़ को उसकी ड्यूटी असाइन करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कौन से एम्प्लॉय को कौन सा टास्क असाइन करना है। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल फ्रेमवर्क बाय विच जॉब टास्क आर डिवाइडेड, ग्रुप्स एंड कोऑर्डिनेटेड। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जिसमें प्रॉपर जॉब टास्क डिवाइड किए जाते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट ने कौन सा टास्क करना है, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा टास्क करना है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उन्होंने फाइनेंस को कंट्रोल करना है, उसकी इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करना है, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग पे फोकस करना है। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने सप्लाई चेन की जो हर्डल्स हैं उनको ओवरकम करना है और उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। एचआर ने पर्सनल है, एम्प्लॉयज लेबर को हायर करना है। इस तरह ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर जो डिपार्टमेंट होता है, ग्रुप होता है, उनको उनका टास्क बता दिया जाता है। तो इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो 6 की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है वर्क स्पेशलाइजेशन। जब वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो बिजनेसेस में वर्क स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि एम्प्लॉयज़ को उनके ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें इसमें, तो उन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है आपने प्रॉपर मार्केटिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की, आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह हर डिपार्टमेंट को हर एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी असाइन की जाती है, ताकि फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ये ड्यूटी या टास्क को इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो इसको वर्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। हर डिपार्टमेंट का एक अलग से मैनेजर होता है, उनके अलग से एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है, ठीक है, टीम होती है। और वो टीम का जो मैनेजर होता है वो हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको उसने जवाबदेह होना होता है कि हमने ये वाला टास्क कंप्लीट किया है और ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं किया।
तो इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से होता है, HR डिपार्टमेंट अलग से होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है, इसी तरह लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को उनकी जो JD होती है उसके मुताबिक उनको टास्क असाइन किए जाते हैं, वो फिर टास्क कंप्लीट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजर को। तीसरे नंबर पर आता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड की अगर बात करें तो जिस तरह बिजनेसेस होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, या मिलिट्री की बात करें जिस तरह वहाँ पर चेन ऑफ कमांड होता है। एक अपर लेवल पे मैनेजर होता है, ठीक है, वो पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, वो गोल सेट करता है, और वो लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टास्क असाइन करता है, उनको कम्युनिकेट कर देता है कि आपने आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उनको डेडलाइंस भी दी जाती हैं कि आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम कंप्लीट करना है, और उनको फिर मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वो वर्क में एफिशिएंसी लाएं, ठीक है, इफेक्टिवनेस हो वर्क, और जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो सके। इसमें यही है कि एक अथॉरिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूनिट ऑफ कमांड। जैसे कि एक हाई लेवल पे मैनेजर होता है, वो गोल सेट कर रहा होता है, वो फिर नीचे लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको कन्वे कर रहा होता है, फिर वो आगे एम्प्लॉयज को कन्वे कर रहा होता है। मतलब चेन ऑफ कमांड, कमांड की एक चेन चल रही होती है। चौथे नंबर पर आता है जी स्पैम ऑफ कंट्रोल। स्पैम ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसमें यह है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बता दिए जाते हैं कि मतलब एक मैनेजर है, उसको कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें सुपरवाइजर की एग्जांपल ले सकते हैं बंदा कि एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है, उसके अंडर 10 बंदे काम कर रहे होते हैं, वो 10 बंदों ने उसी बंदे को जवाब दिया होता है। कि मतलब स्पैम ऑफ कंट्रोल में डिवाइड किया जाता है, हर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप के में 10 बंदे हैं, 12 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 12 एम्प्लॉयज़ हैं, वो फिर उसी मैनेजर को जवाबदे होते हैं। वो मैनेजर उनके जो उनको ड्यूटीज असाइन करता है, उनसे एक्सपेक्टेशन बात करता है कि उनसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ये वाले टास्क कंप्लीट करेंगे, उनको डेडलाइंस बताता है कि आप इस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करेंगे काम, फिर आपके जो फिर मतलब उनसे काम करवाता है। स्पैम ऑफ कंट्रोल के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और सबऑर्डिनेट्स उनको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। पांचवें नंबर पर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन जैसे कि अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है वही है, वही गोल सेट कर रही होती है, फिर वो गोल्स कन्वे कर रही होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। कुछ जो उन्होंने गोल्स असाइन कर दिए हैं, जो प्लान सेट कर दिया है कि हमने इसी प्लान के थ्रू चलना है, तो फिर नीचे लेवल के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, और वही इम्प्लॉयज़ को कन्वे कर देते हैं कि ये गोल सेट हो चुके हैं, ये टारगेट्स हैं, हमने इनको अचीव करना है, और ये प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब उसमें जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग में मतलब कि वो पार्ट नहीं ले सकते कि कुछ राय दें कि सर इस तरह होना चाहिए, हम इस टास्क को ऐसे अचीव कर सकते हैं, मतलब इसमें राय नहीं दे सकते। वो जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है उसने जो डिसीजन ले लिए हैं, जो प्लान सेट कर दिया, उसी को फॉलो करना है। दूसरी तरफ अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो जो गोल सेट किए हुए हैं उनमें कुछ इनोवेशन की बात कर सकें, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर सकें कि सर ये वाले ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे हम अचीव कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे सेट होना चाहिए। मतलब यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो वो यही है कि लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रही होती है। छठे नंबर पर आता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन में ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं रूल सेट किए जाते हैं, ठीक है, गाइडलाइंस बताई जाती हैं, कंपनी का प्रोसीजर बताया जाता है कि हमने ये वाले टास्क ऐसे अचीव करने हैं। इसमें अगर आप बात करें तो कॉर्पोरेट कल्चर की बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मतलब कौन से रूल्स फॉलो होंगे, SOPs वगैरह क्या होंगी। जो रिटन चीज़ें आती हैं ना,
रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, कौन सा फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें फॉर्मलाइजेशन में आती हैं। उसके बाद कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ट्रेडिशनल जो होता है कि सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल इस तरह के इसमें हायरार्की बना दी जाती है कि हायरार्किकल चीज़ें फॉलो हो रही होती हैं, अपर लेवल से फिर मिडिल लेवल की मैनेजमेंट तक आती है बात, मिडिल से लोअर लेवल पे जाती है मैनेजमेंट तक, फिर वो वाली मैनेजमेंट एम्प्लॉय से वर्किंग करवाती है। दूसरे नंबर पर रहता है इसमें फंक्शनल। फंक्शनल में यही है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, हर डिपार्टमेंट को उनका फंक्शन बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस है तो फाइनेंस के उन्होंने चीज़ें कंट्रोल की, इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है। मार्केटिंग है तो उन्होंने कस्टम अपनी प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट में पेश करना है कि वो कस्टमर वैल्यू गेन हो। सप्लाई चेन ने सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है। उसके बाद लॉजिस्टिक है, उन्होंने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। तीसरे नंबर पर डिविजनल। डिवीजनल ये होता है कि हर डिवीजन को गोल दे दिए जाते हैं कि आपने अपने डिवीजन में ये वाले गोल्स अचीव करने हैं। आपके अगर डिवीजन में हैं तो इन गोल्स को अचीव करना है, ये वाली डेडलाइंस हैं, और इस डेडलाइन के मुताबिक आपने अचीव कर। हर डिवीजन अपने गोल सेट कर लेती है ना, मतलब कि उन्होंने सेट किया होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को इस मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को यहाँ यहाँ हमने लॉन्च करना है, यहाँ यहाँ के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी जो कस्टमर है ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। तो ये इस डिविजनल की बात हो जाती है इसमें। दूसरे नंबर पर इसमें आता है कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, प्लानिंग जो हो रही होती है, पहली होती है टीम बेस। टीम बेस भी होती है कि टीम में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, हर टीम अपने गोल सेट करती है। अपने गोल्स उन्होंने सेट किए होते हैं कि हमने ये वाला टास्क अचीव करना है, हमने इस तरह प्लानिंग करनी है, हमने ये वाला काम पहले करना है, ये वाला बाद में करना है। क्योंकि उस टीम के अपने अपने गोल्स होते हैं, उन्होंने अपने गोल्स अचीव करने हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलाइन करना होता है। दूसरे नंबर पर इसमें आता है प्रोजेक्ट बेस। प्रोजेक्ट बेस की बात करें तो ये सिर्फ किसी खास प्रोजेक्ट के लिए गोल सेट करेंगे, ठीक है। ये मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को उसके प्रोजेक्ट को गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, गोल सेट होंगे, प्रोजेक्ट के प्लानिंग होगी कि हमने किस तरह ये वाले गोल्स अचीव करने हैं, हमें कौन कौन सी एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात हो रही होगी। तीसरे नंबर पर बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में की जब भी बात करें, ये उस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन होते हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन होती है। मतलब कि इसमें कभी भी किसी भी पॉइंट पर आप इनोवेशन लेके आ सकते हैं, कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि हमने इस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये वाला वे चूज किया हुआ था, ठीक है। अब हम इससे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। इसमें हम अगर हम कुछ इनोवेशन ला सकें, अगर कुछ एनवायरमेंटेशनल कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो हमारा ये प्लान फ्लेक्सिबल है, हम इस प्लान को चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं है इसमें। उसके बाद आता है जी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। Organizational change refers to the actions in which a company or business alter a major component of its organization, such as its culture, the underlying technologies or infrastructure it uses to operate, or its internal process. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करें तो ये है कि जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में चेंज आता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंज आता है। चेंज चेंज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हो रही है, और एम्प्लॉयज भी एक ही चीज़ करके थक जाते हैं। मतलब कुछ इनोवेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनोवेशन होती है, किसी भी तरह की इनोवेशन हो सकती है। कल्चर चेंज हो रहा है, कल्चर की बात करें, या कुछ टेक्नोलॉजी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट्स आ रही हैं, उन अपडेट्स को करना ये टेक्नोलॉजिकल चेंज में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ऑपरेशंस की टाइम ड्यूरेशन में चेंज हो सकता है, या कुछ इंटरनल प्रोसेस है उसमें चेंजिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आती हैं। तीन मेन एजेंट्स हैं जो चेंज की तरफ लेकर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। सबसे पहले नंबर पर आता है जी मैनेजर्स। मैनेजर्स जो होते हैं अपर लेवल की मैनेजमेंट में आ रहे होते हैं, वो काम को मैनेज कर रहे होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, हमें इनोवेशन लेकर आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर नॉन मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने जो मैनेजर्स को हैं उनको बता सकते हैं कि सर हमें इस तरह चेंज करना चाहिए, हमें ये चेंजेस लानी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है आउटसाइड कंसल्टेंट। ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी हायर करती हैं कंसल्टेंट को फॉर द टाइम बीइंग के वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चेंज लाएं, किस तरह से इनोवेशन आनी चाहिए ताकि उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेटर परफॉर्म करें और एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो बेहतर तरीके से अचीव हो सके। फोर्सेस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फोर्सेस हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, जिनकी वजह से चेंज आ रहा होता है या जो चेंज क्रिएट कर रही होती हैं, तो ये इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। पहले हम अगर बात करें एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में सबसे पहले आता है मार्केट बेस। मार्केट बेस में ये है कि मार्केट में कुछ चेंजिंग आ रही है, ठीक है, या मार्केट चेंज करके दूसरी मार्केट में बनना जा रहा है, ये मार्केट बेस चेंज की बात हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। सॉफ्टवेयर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, सप्लाई चेन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं या कुछ चेंजिंग लेकर आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी की में इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाई डे, तो कुछ इनोवेशंस आ रही हैं, तो वो उनमें कुछ चेंजिंग की बात करें तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाएगा। अगर तीसरे नंबर पर इकॉनमी, इकॉनमी अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलप हो रही हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही हैं, या अगर रिसेंट एग्जांपल ले कोविड की, तो कोविड की वजह से इकॉनमीज डिक्लाइन की हैं, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर। फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो उसी तरह चेंज करती हैं। चौथे नंबर पर लॉज एंड रेगुलेशंस आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट किए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसी पाकिस्तान की बात करें तो SECP है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, और फर्म्स के लिए उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन से सेट किए थे। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंज आ रहा है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है जी इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो जो करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की तरफ। पहले नंबर होता है वर्कफोर्स चेंज। वर्कफोर्स चेंज की बात की जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स है उसमें चेंज लाया जाए, कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए। न्यू एम्प्लॉयज़ जब कंपनी हायर करती हैं, ठीक है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट को हायर करेंगी ताकि वो कुछ चेंज आए, कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे तो कुछ इनोवेशन आएगी, कुछ हो सकता है उनके पास न्यू आइडियाज़ आए कुछ। जब फ्रेश फ्रेश लेबर या एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उन एनर्जी होगी, इंथुजियास्टिक होंगे वो लोग, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी काम में। दूसरे पर न्यू इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट में चेंज आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ न्यू इक्विपमेंट बाय कर सकती है, पुराने इक्विपमेंट को यूज़ कर करके वो कुछ डेप्रिसिएट हो चुके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लेकर आती है तो उसको इंटरनल न्यू इक्विपमेंट की बात हो जाती है इसमें। तीसरे नंबर पर आती है चेंज इन स्ट्रेटजी। चेंज इन स्ट्रेटजी में ये है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए, स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है जब स्ट्रेटजी की बात आएगी तो लॉन्ग टर्म की बात होगी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात होगी तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात होगी, स्ट्रेटजिक मार्केटिंग की बात होगी तो कोई लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान की बात होगी। इसी तरह स्ट्रेटजी चेंज में ये होगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन अपनी उसमें कुछ चेंजिंग लेकर आ रही है एज पर मार्केट डिमांड, एज पर इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो उसको चेंज इन स्ट्रेटजी कहेंगे। उसके बाद आता है जी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज की बात करें तो इसमें हियरार्किकल चेंज आता है,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मर्जर या एक्विजिशन की तरफ जा रही हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर रही हैं, तो इस चेंज को हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे। या कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर रही हैं, जैसे ऑलरेडी तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं ना, ठीक है, फाइनेंस हो गया, एचआर, मार्केटिंग, ये तो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर कुछ नए नए डिपार्टमेंट्स बंदा क्रिएट कर दे, लॉजिस्टिक अलग से डिपार्टमेंट कर दे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग से डिपार्टमेंट कर दे, कुछ ही किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दे, कि कुछ इनोवेशन का डिपार्टमेंट क्रिएट कर दे। इस तरह की जो चेंजेस होती हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज आती हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज में ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, इनोवेशंस आ रही हैं। उसके अलावा आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजिंग आ रही हैं। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, किसी नए सॉफ्टवेयर की तरफ से जा रहे हो, स्विच कर रहे हो, सॉफ्टवेयर स्विच कर रहे हो, या अपने मिशन को अपडेट कर रहे हो, तो इसको टेक्नोलॉजिकल चेंज कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पीपल। पीपल चेंज में ये होता है कि आप न्यू एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की बात भी हो सकती है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाए, कि एक्सटर्नली ट्रेनर को हायर किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयज को ट्रेन करें, वो उनको उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ अलाइन कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाए। इसको चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जब पीपल की बात करें तो उसमें ये वाली बातें आ जाती हैं। आखिर में आता है जी, वाई पीपल इज दिस चेंज, क्यों लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को। सबसे पहले नंबर पर तो यह आता है एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। जब भी कोई नई चीज़ आ रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने वो चीज़ यूज़ तो नहीं की होती, उनके पास एक नई चीज़ आ रही होती है, उनको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, इसलिए वो उनको अनसर्टेनिटी होती है कि आया इस चीज़ में रिस्क ना हो हमें, क्योंकि इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, इस वजह से वो रेजिस्ट करते हैं कि हमने चेंज की तरफ नहीं जाना। दूसरे नंबर पर बात करें तो कंफर्ट इन ओल्ड प्रोसेस। इसमें ये है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेली रूटीन में एक ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको उस काम में कंफर्ट आ जाता है, मतलब वो उनको उस काम में मुश्किलात नहीं हो रही, वो थक नहीं रहे होते, तो वो कहते हैं कि यार क्यों इनोवेशन लेकर आए, क्यों चेंज लेकर आए, हमें फिर नए सिरे से दोबारा वो जो नया वर्किंग प्रोसेस है उसको दोबारा से सीखना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा, हमें कुछ मुश्किलात का सामना होगा, क्यों ना ये जो ओल्ड प्रोसेस है, ये डेली रूटीन हम जैसे कर रहे हैं तो इसी तरह इसी को चलने देते हैं, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पर्सनल कंसर्न। किसी एम्प्लॉयज़ के अपने पर्सनल कंसर्न्स होते हैं, वो जो इस टाइम करंटली जो प्रोसेस फॉलो हो रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस में, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल कंसर्न होते हैं कि उनको से हो सकता है कोई फ़ायदा हो रहा हो, या हो सकता है उनको उनकी कंफर्ट हो रही हो उससे। ठीक है, वो इस वजह से वो कहते हैं कि ना ही ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेकर आए, इसी को प्रोसेस को चलने दें, तो हमारे जो पर्सनल कंसर्न्स हैं, हमें जो पर्सनल गेन्स हो रही हैं वो हमारे गेन्स होते रहें। चौथे नंबर पर ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ये है कि जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पुराने प्रोसेस के साथ ज़्यादा अचीव हो रहे होते हैं, इसलिए वो चेंज की तरफ नहीं जाते। वो कहते हैं कि हम अगर हम जो करंटली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह हमारे जो गोल्स हैं ज़्यादा अचीव हो रहे हैं, हमारी लेस रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की तरफ नहीं जाती ताकि हमारी कॉस्ट सेविंग हो सके। उसके बाद आता है टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग चेंज। हम चेंज चेंज टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग चेंज, सॉरी, इसमें ये था कि टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। हम चेंज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। हम एक सेकंड इसको चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज में ये आता है, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले तो हम एजुकेशन एजुकेशन एक अच्छा प्रोसेस है।
आसान प्रोसेस है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि इस प्रोसेस को हम चेंज करेंगे, हम चेंज लेकर आएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को खुद क्या फ़ायदा होगा, हमारे जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उस पर हमारा क्या इफेक्ट आएगा, हमारी कॉस्ट सेविंग किस तरह होगी। मतलब कि लोगों को एजुकेट करें, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करें, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करें, ताकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो रेजिस्ट ना करे चेंज के खिलाफ। दूसरे नंबर पर पार्टिसिपेशन, उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लेकर आई जाए चेंज में, कि उनको इनवाइट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप पार्टिसिपेट करें, आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका हमें लॉन्ग टर्म फायदा हो रहा है, तो फिर ही वो मतलब उनको मोटिवेट करेंगे, उनको पार्टिसिपेशन पे इनवाइट करेंगे, उनको कहेंगे आप पार्टिसिपेट करें इसमें, ठीक है। तो फिर उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तीसरे नंबर फैसिलिटेशन, उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। मतलब अगर स्टार्ट में और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं कि वो उनको कंफर्ट है इस प्रोसेस को फॉलो करने में, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए प्रॉपर कि आप ये चेंज की तरफ जाएं, प्रोसेस जो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम आपको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपको जहाँ पर कहीं किसी जगह पर कोई मुश्किल आ रही है, आप से पूछें, हम आपको गाइड करेंगे, आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले। इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो रेजिस्ट ना करें। चौथे नंबर पर स्पोर्ट, ये स्पोर्ट में आपकी हर तरह की सपोर्ट आ जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाती है, मोरल सपोर्ट आ जाती है, मोटिवेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल, इमोशनल, हर तरह की सपोर्ट इसमें आ जाती है कि आप उनको सपोर्ट करें कि वो चेंज की तरफ जाएं और रेजिस्ट ना करें चेंज को, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज आ रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम जो डिमांड है, जो सोसाइटिकल डिमांड है, अगर हम उसके साथ अपने गोल्स को लाइन नहीं करेंगे, उसके मुताबिक चेंज नहीं करेंगे, तो फिर हम हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो मार्केट वैल्यू है, वो डिक्लाइन कर देगी। पांचवें नंबर नेगोशिएशन, उनके साथ नेगोशिएट करें, उनको उसके बेनिफिट्स बताएं कि आपको ये बेनिफिट्स होंगे, आप चेंज की तरफ जाएंगे, तो फिर ही वो काम रजिस्ट करेंगे। मतलब वो कहेंगे कि जी ठीक है जी, चेंज आना चाहिए, उनको जब उसके फ़ायदे बताए जाएंगे तो फिर वो रजिस्ट नहीं करेंगे और चेंज की तरफ जाएंगे। छठे नंबर पर आता है कोरियन। कोरियन ये सबसे मतलब लास्ट पर ही बंदा, इसको रखे बाय फोर्स के एम्प्लॉयज़ को कहेगी, बाय फोर्स कहेगी आपने चेंज करना ही करना है, आपने ये जो प्रोसेस को फॉलो करे, आपने कल से हम टेक्नोलॉजिकल चेंज ला रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, कल से आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही करना है। अगर पीपल की बात की जाए तो उनको न्यू एम्प्लॉयज़ हमने बाय फोर्स हायर करने हैं। मतलब बाय फोर्स हायर तो नहीं हो सकते, बाय फोर्स इस तरह ही है कि मतलब करंट एम्प्लॉयज़ को बताएं कि अगर आप चेंज की तरफ नहीं जा रहे तो हम बाय फोर्स कोएजन के थ्रू न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, ठीक है। हम बाय फोर्स उनकी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि अगर आप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपको मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, या आपकी सैलरी डिडक्शन हो सकती है अगर आप चेंज की तरफ नहीं जाते। तो मतलब इसमें बाय फोर्स, जहाँ भी बाय फोर्स की बात आएगी वहाँ पर कोचिंग कोचिंग की बात होगी। ये था जी हमारा तीसरा लेक्चर मैनेजमेंट का, जिसमें हमने हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, ऑर्गेनाइजिंग रह गया था हमारा मेन टॉपिक, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रह गया था, चेंज की बात थी, तो हमने ये कवर कर लिए हैं। हमारे 3 लेक्चर्स जो हैं मैनेजमेंट के, ये कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जी एचआर मैनेजमेंट, उसके बाद फिर मार्केटिंग, सप्लाई चेन, इसी तरह फिर लास्ट पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।